कैसे हो आप सब। आज ज्योग्राफी का 10th चैप्टर अपने कर रहे हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी परिवहन तथा संचार चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके 9 चैप्टर अपने कर लिए हैं और इसके 3 चैप्टर पढ़े हैं, तो ये अब धीरे धीरे अपनी ये बुक पूरी हो जाएगी। इस चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार, यानी इस चैप्टर में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे संचार के साधन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, परिवहन ही है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार स्थल तक पहुंचाता है जहां उपभोक्ता के लिए ये उपलब्ध होते हैं। देखो, परिवहन बेसिकली है क्या। परिवहन एक साधन कहा जा सकता है जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। देखो, कोई वस्तु है वो कहीं उत्पादित होती है और उत्पादन होने के बाद उसको कोई यूज़ करता है, तो जहाँ से उत्पादन हो रहा है वस्तु का और वहाँ से जहाँ पर वो वस्तु यूज़ होने वाली है वहाँ से वहाँ लेके जाने का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाने का वस्तु को साधन जो है वो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप परिवहन की परिभाषा समझ गए होंगे, परिवहन क्या चीज़ होती है। अब मान लो उद्योग धंधा कोई लगे हुए हैं, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो फैक्ट्री में जो वस्तु बन रही है ना, उस फैक्ट्री से वो वस्तु बाजार तक लेके जाने का काम कौन करेगा, कहीं ना कहीं परिवहन करता है। अब परिवहन में फिर सड़क परिवहन आ जाता है, रेलवे परिवहन या बाकी परिवहन की व्यवस्था, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सारे के सारे परिवहन आ जाते हैं। एक एक परिवहन के बारे में डिटेल से इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। भाई, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो वस्तु भारी है या हल्की वस्तु है, महंगी वस्तु है या सस्ती वस्तु है, जल्दी ख़राब होने वाली वस्तु है या देर से ख़राब होने वाली वस्तु है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि परिवहन सुविधा कैसी होगी। मतलब ये जब सारी चीज़ें अपने देखेंगे ना कि कौन सी वस्तु कैसी है और उस हिसाब से उसी परिवहन में उसको भेजेंगे। मान लो कोई खाद्य वस्तु है वो जल्दी ख़राब हो सकती है, तो हम उसको ऐसे परिवहन में भेजेंगे जो फास्ट हो, एग्जाम्पल के तौर पर वायु परिवहन। या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो बहुत ज़्यादा भारी वस्तु है, अब भारी वस्तु है तो उसको ऐसे परिवहन में भेजेंगे जो सस्ता परिवहन होगा, क्योंकि इसको अगर एरोप्लेन में भेज देंगे तो ये भारी वस्तु संभाल नहीं पाएगा और पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आएगा, तो उसको थोड़ा सस्ता परिवहन तलाशेंगे। और इसलिए कहते हैं कि वस्तुओं के प्रकार के आधार पर परिवहन का निर्धारण कहीं ना कहीं किया जाता है। देखो, मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भिन्न विधियों का प्रयोग करता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कोई भी उत्पाद हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए कहीं ना कहीं परिवहन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो, निम्नलिखित आरेख परिवहन के साधनों को दर्शाता है। देखो, ये जो आरेख दे रखा है ना परिवहन के साधन, इसमें बता रखा है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, स्थल परिवहन होता है, एक जल परिवहन होता है और एक वायु परिवहन होता है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। फिर इसको आगे फर्दर और भागों में बांट दिया जाता है। जैसे स्थल परिवहन की बात करेंगे तो स्थल परिवहन को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक सड़क परिवहन इसके अंदर आ गया, रेलवे परिवहन भी इसके अंदर आ गया और कहीं ना कहीं पाइपलाइन भी इसके अंदर आ जाता है। फिर अगला हम जल परिवहन की बात करेंगे तो जल परिवहन में 2 प्रकार के परिवहन आ जाएंगे, एक अंतःस्थलीय आ जाएगा, एक सागरीय या महासागरीय मार्ग आएगा, और वायु परिवहन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा। मैं इसको बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, बाकी इस चैप्टर में इन सब के बारे में एक एक में डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। देखो, सबसे पहले स्थल परिवहन की बात करें ना, तो सड़क पर तो आप जानते हो बसें वगैरह चलती हैं, वो परिवहन हो गया। रेलवे आप जानते हो, रेलगाड़ियाँ वगैरह। पाइपलाइन में क्या होता है कि ऐसा सामान जो सड़क के थ्रू भेजा जाए तो कहीं ना कहीं कोई हानि हो सकती है, तो उसको कहाँ भेज देते हैं, पाइपलाइन के थ्रू भेज देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप आजकल पानी वगैरह कैसे आता है, पाइपलाइन के थ्रू आता है। और बड़े बड़े अगर शहरों में जाओगे तो वहाँ पर गैस भी यहाँ पर गैस सिलेंडर यूज़ होता है ना छोटे शहरों में, लेकिन बड़े शहरों में आप जाओगे ना तो गैस भी किसके जरिए आती है, पाइपलाइन के जरिए आती है। जल परिवहन की बात करें तो 2 प्रकार का है, एक अंतःस्थलीय, एक महासागरीय। देखो, अंतःस्थलीय जल परिवहन वो जल परिवहन होता है जो देश के अंदर की नदियों में होता है, यानी समुद्र परिवहन की बात नहीं कर रहा। ये देश के अंदर जो कश्तियाँ वगैरह चलती हैं ना उसको अंतःस्थलीय जल परिवहन बोल देंगे, और जो समुद्र में चल रही हैं उसे बाह्यस्थलीय बोल देंगे या फिर महासागरीय बोल देंगे। और वायु परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र के अंदर अंदर वायु परिवहन सेवा है तो राष्ट्रीय वायु परिवहन, और अगर 2 देशों के या बहुत सारे देशों के मध्य वायु परिवहन सेवा है तो उसे क्या बोल देंगे, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है स्थल परिवहन का। सबसे पहले
देखो स्थल परिवहन में क्या है, भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास किया गया है। देखो स्थल परिवहन के अंदर 3 बातें आई थी, एक सड़क, एक रेलवे, दूसरा पाइपलाइन। तो तीनों के बारे में इसमें स्थल परिवहन में चर्चा की जाएगी। इसमें देखो आगे ये क्या कहता है कि जो सड़क परिवहन है ना देखो जो सड़क परिवहन है, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई लगभग 56 लाख किलोमीटर है, वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार। यानी भारत में सड़क जाल बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अमेरिका में, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भारत के सड़कों की? लगभग 56 लाख किलोमीटर है। और ये कब का सर्वे रिपोर्ट है? ये 2017-18 का है। और अब तो और भी बढ़ गया होगा, क्यों? क्योंकि देश का विकास हो रहा है और अब कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा 85% यात्री और 70% भार का यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरी की यात्रा के लिए अपेक्षाकृत सड़क परिवहन अनुकूल होता है। यानी यहाँ पर 85% यात्री सड़क के थ्रू यात्रा करते हैं। 70% जो भार का व्यापार होता है, भारी वस्तुओं का व्यापार होता है, वो सड़क के थ्रू होता है। और ज़्यादातर छोटी दूरी की जो यात्रा की जाती है वो बसों के थ्रू की जाती है, ना कि रेलवे के थ्रू। रेलवे के लिए हम कब जाते हैं? रेलवे में जब कोई बड़ी दूरी की यात्रा करनी हो तो बसें चेंज करनी पड़ती है, तो हम रेल परिवहन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब छोटी दूरी की यात्रा करनी होती है तो ज़्यादातर रेलवे से भी ऊपर हम किसको तवज्जो देते हैं? कहीं ना कहीं बसों को, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सड़क परिवहन को। ठीक है, देखो एक फैक्ट दे रखा है, क्या आप जानते हैं? इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी यानी जो पाकिस्तान में है, से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। यानी शेर शाह सूरी का जो अपना राज्य था कितना बड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता से लेके बंगाल के सोनार घाटी तक इसका राज्य था। और इसको एक साथ रखने के लिए उसने सड़कों का निर्माण करवाया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाली इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान जीटी रोड के नाम से पुनः नामित किया गया। यानी इसने एक सड़क बनाई थी, किसने? शेर शाह सूरी ने, कोलकाता से पेशावर की। ठीक है, जिसे पहले शेर शाह सूरी मार्ग भी बोल दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश काल में सड़क को किस नाम से जाना गया? कहीं ना कहीं जीटी रोड के नाम से जाना गया। वर्तमान में ये अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। इसे 2 खंडों में अभी बांट दिया गया, एक NH1 है, एक NH2 है। NH1 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से अमृतसर तक। और NH2 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक है, देखो भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार की सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास जो है 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। यानी ये एक योजना है, कौन सी योजना? नागपुर योजना, जो कब बनाई जाती है? 1943 में। नागपुर योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। इसमें सड़क परिवहन को अच्छा करने की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई थी कुछ कारणों को लेकर। लेकिन आप याद रखना कि नागपुर योजना किससे संबंधित है? जो 1943 में आई थी, कहीं ना कहीं सड़कों से संबंधित है, जिसमें सड़क परिवहन को अच्छा करने की बात की गई है। देखो आगे क्या कहता है कि रजवाड़े और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण ये योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। नागपुर योजना की बात कर रहे हैं। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय योजना 1961 में आरंभ की गई। हालांकि सड़कों का सह-केंद्रण नगरों और उसके आसपास क्षेत्रों में ही रहा। देखो पहले से 1943 में नागपुर योजना आती है, नागपुर योजना सफल नहीं रहती, तो फिर 1961 में 20 वर्षीय योजना आती है। ये भी किससे संबंधित थी? कहीं ना कहीं सड़क जाल को अच्छा करना। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सड़कें ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं? हमें नगरों में मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा सड़कें नहीं मिलती। आज भी कहीं ना कहीं तरक्की की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। देखो निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों यानी NH नेशनल हाईवे बोलेंगे, फिर राज्य महामार्गों यानी SH जिसे स्टेट हाईवे बोलेंगे, प्रमुख जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। यानी सड़कों की बात कर रहे हैं, बेसिकली इसे 4-5 भागों में बांटा जाता है। एक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सड़कें बोलेंगे, हाईवे तो नहीं बोलेंगे। ग्रामीण सड़कें आ जाएंगी और फिर अन्य सड़कें आ जाएंगी। एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं हमने, कौन कौन सी होती है। देखो सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग
शब्द से पता चल रहा है ये पूरे राष्ट्र के सबसे बड़े महामार्ग हैं और इसका रखरखाव कौन करेगा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार करती है। ठीक है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए कहीं ना कहीं होता है। मतलब सामरिक जो क्रियाविधि होती हैं या फिर सेना का जो सामान होता है या फिर अंतर्राज्यीय जो परिवहन होता है उसके लिए ज़्यादातर इन सड़कों का यूज़ किया जाता है। कौन सी सड़कों की बात कर रहा है, राष्ट्रीय महामार्ग। ठीक है, जिसे नेशनल हाईवे भी बोल देते हैं। देखो, राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 से लेकर 2016 में 1,01,011 किलोमीटर होगी। तो ये इसकी वृद्धि को दर्शाता है, यानी 1951 से कहीं ना कहीं 2016 में राष्ट्रीय महामार्गों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, लगभग 5 गुना हो गई है। फिर राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की सड़क की कुल लंबाई का केवल 2% है, यानी पूरे देश में जितनी सड़कें हैं ना, राष्ट्रीय महामार्ग उसका केवल और केवल 2% है। किंतु ये सड़क यातायात का 40% भाग का कहीं ना कहीं वहन करती है, यानी इतनी कम सड़कें होते हुए भी इसका उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सड़कें बहुत ही बिजी सड़कें हैं और बहुत ज़्यादा इसमें परिवहन होता है। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसे NHAI भी बोलते हैं, का प्रचलन 1995 में हुआ। इसे भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में बनाया गया। देखो, 1995 में एक निकाय बनता है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ये सड़कों के रख रखाव की कहीं ना कहीं देख रेख करता है। ये राष्ट्रीय महामार्ग जो है ना, नेशनल हाईवे के विकास की बात करता है, उसका रख रखाव करता है, उसका परिचालन की जिम्मेदारी संभालता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी ये कहीं ना कहीं शीर्ष संस्था हो जाती है। ठीक है, देखो, उसके बाद कुछ परियोजनाओं के बारे में बताया गया है जो NHAI चलाता है। NHAI यानी इसको नाही भी बोल देते हैं कई बारी। तो NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण है ना, कुछ परियोजनाएं चलाता है जो सड़कों से संबंधित है। कौन कौन सी है, इसमें बेसिकली 2 परियोजनाओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आती है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना। ठीक है, देखो, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे को शामिल किया गया है। 4 विशाल महानगर कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात लागत में महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। यानी 4 जो मुख्य शहर है ना भारत के, एक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, ये क्या है, इन चारों को जोड़ता है और एक चतुर्भुज का निर्माण करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज बोल देते हैं। इससे क्या है कि समय में कमी, मतलब जो साधन वगैरह जाते हैं ना उसको समय कम लगता है, ये फास्ट सुविधा उपलब्ध करवाता है और कहीं ना कहीं खर्चा भी कम होता है। तो इस योजना का क्या नाम है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। दूसरी आती है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसको दक्षिणतम बिंदु से सड़क द्वारा जोड़ना और पूर्वतम बिंदु को पश्चिमतम बिंदु से सड़क द्वारा जोड़ना कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के अंतर्गत आ जाता है। देखो, उत्तर दक्षिण गलियारे का जो उद्देश्य है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ना। ठीक है, और जो सड़क कितनी लंबी होगी, 4,016 किलोमीटर होगी। और पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य क्या है, असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ना। और ये सड़क कितनी लंबी होगी, 3,640 किलोमीटर लंबी होगी। तो ये 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कौन चला रहा है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण चला रहा है, जिसे NHAI भी बोल देते हैं। तो ये हो गए अपने राष्ट्रीय राजमार्ग। अगले महामार्ग आते हैं राज्य महामार्ग। ठीक है, देखो, इन मार्गों का निर्माण और अनुरक्षण राज्य की सरकारों द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य महामार्ग हैं तो इनका निर्माण कौन करेगा, राज्य करेगी, और इसकी देख रेख कौन करेगा, कहीं ना कहीं राज्य करता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग जो हैं राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े हुए हैं और इनके अंतर्गत देश के कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आ जाता है। यानी ये राज्य की राजधानी को आपस में जोड़ते हैं और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महामार्गों से भी जुड़े होते हैं। और ये पूरे देश की सड़क लंबाई का कितना है, लगभग 4% के आसपास आते हैं। ठीक है,
उसके बाद आती है अपनी जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ती है तथा उनके बीच संपर्क को बढ़ाती है। और इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की कितना प्रतिशत आता है, लगभग 14% के आसपास आ जाता है। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो ग्रामीण सड़कें आ जाती है। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा किन सड़कों के रूप में है, कहीं ना कहीं ग्रामीण सड़कों के रूप में। यानी ग्रामीण सड़कें जो हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। टोटल सड़कों का 80% ग्रामीण सड़कें हैं हमारे यहाँ। फिर कहता है कि ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है क्योंकि भूभाग की प्रकृति प्रभावित करती है इसे। देखो, ग्रामीण सड़कों में प्रादेशिक विषमता का मतलब ये हुआ कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग घनत्व की सड़कें हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कम सड़कें देखने को मिलेंगी, रेगिस्तान क्षेत्र में कम सड़कें देखने को मिलेंगी, लेकिन मैदानी इलाके में सड़कें बड़ी भरी पड़ी हैं। भाई क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि क्षेत्र कैसा है, वहाँ पर उतनी सड़कें देखने को हमें मिलती है। ठीक है, देखो इसके बाद आती है अन्य सड़कें। अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें अथवा अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। इसके अलावा जो सड़कें बच जाती है ना, एक तो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग जो दो देशों के मध्य सड़कें बनी होती हैं, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कहलाते हैं। और सीमांत सड़कें यानी हमारे जो बॉर्डर एरिया पे जो सड़कें होती हैं उसे सीमांत सड़कें बोल देते हैं। तो ये जो सड़कें बच जाती हैं, ये इसका देखरेख कौन करता है, एक संगठन है जिसे BRO बोलते हैं। इसे सीमा सड़क संगठन बोल देंगे या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। ये इसका गठन कब हुआ था, 1960 में हुआ था। तो ये सीमांत सड़कों और अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण और उसकी देखरेख का काम करता है। देश की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों में तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना और रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ये संगठन स्थापित किया गया। कौन सा संगठन है, BRO संगठन है जो 1960 में बना था। ठीक है, और ये अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। कहीं ना कहीं फौज के जो व्यक्ति होते हैं इस संगठन में काम करते हैं और इन सड़कों को बनाते हैं। ठीक है, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने, उसका अनुरक्षण करने, BRO को अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी ये संभालते हैं। यानी जो ऊंचे एरिया होते हैं जहाँ पर सर्दियों में बर्फ जम जाती है ना, वहाँ से बर्फ हटाने का काम भी कौन करता है, BRO करता है। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्क को उपलब्ध कराते हुए सद्भावनापूर्ण संबंधों का बढ़ावा देना है। यानी जितना इन सड़कों का विकास अच्छी खासी मात्रा में होता है, हमारा दूसरे देशों के साथ संपर्क भी उतना अच्छा होता है। संपर्क अच्छा होता है तो व्यापार वगैरह में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है। देखो इसमें एक और टॉपिक दे रखा है, भारतमाला एक प्रस्तावित वृहद योजना। देखो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसे बोलते हैं भारतमाला। भारतमाला भी सड़कों से संबंधित एक प्रोजेक्ट है। इसमें देश के विकास के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, यानी सड़कें बनाई जा रही है। ये बड़ा हाईवे है भारतमाला, जिसे एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो 4-5 उद्देश्य हैं, सारों के बारे में अपने देख लेते हैं। देखो सबसे पहले कहता है कि तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास, सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। यानी जो इलाके तट से लगे हुए हैं ना, यानी समुद्र के किनारे हैं, उनको जोड़ना और राज्यों की सड़कों का विकास करना तथा छोटे छोटे जो बंदरगाह हैं उनको जोड़ना इसका उद्देश्य है। दूसरा, पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ना। यानी जो इलाके पिछड़ गए हैं, जो धार्मिक स्थल है और पर्यटन स्थल है, उनको आपस में जोड़ना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पे आ सकें। फिर सेतु भारत परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों का निर्माण करना तथा 200 रेल ओवरब्रिज का तथा अंडरब्रिज का निर्माण करना। फिर लगभग 900 किलोमीटर नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालयों को जोड़ने की योजना। ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, कहीं ना कहीं भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आ जाती हैं। इस वीडियो में अपनों ने सड़क परिवहन किया, आगे रेल परिवहन से अगली वीडियो आएगी। बाय बाय, टेक केयर।